आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे समतल। ठीक है। समतल टॉपिक जो है इसको इंग्लिश में प्लेन बोलते हैं। ठीक है। ये आपका कुछ कुछ जो पीछे आपको चैप्टर पढ़ा चुके हैं अंतरिक्ष में बिंदु या पॉइंट इन स्पेस, उससे कुछ कुछ रिलेटेड है। कुछ बातें हैं जो उसकी इसमें आएंगी, इसमें इंक्लूड होंगी। मतलब कुछ बातें जो हम उस पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसका प्रयोग हमें इस चैप्टर में करना पड़ेगा। ठीक। तो देखो, जो समतल होता है, समतल का मानक समीकरण क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये समतल का मानक समीकरण होता है। इसे सब लोग याद कर लेंगे। समतल का मानक समीकरण ये होता है। अब देखो, दूसरा नंबर पॉइंट है, समतल का समीकरण यदि वह बिंदु x1, y1, z1 से गुजरे। मतलब हमसे पूछा गया है कि आप उस समतल का, उस प्लेन का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताइए जो बिंदु पॉइंट x1, y1, z1 से पास हो रहा है, पासेस थ्रू। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने माना, हम लिखेंगे सबसे पहले लैंग्वेज, माना समतल का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे समतल का माना समतल का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है। ठीक है। हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना देंगे। अब देखो, चूंकि बोला जा रहा है समतल किससे, बिंदु इससे होकर गुजर रहा था, x1, y1, z1 से, तो ये बिंदु इस समतल के समीकरण को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। हमने पढ़ा है ना कि जब भी कोई भी इक्वेशन किसी बिंदु से होकर गुजरती है तो वो बिंदु हमेशा उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो चूंकि ये समतल इस बिंदु से होकर गुजर रहा था, इसलिए ये बिंदु इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो हम लिख देंगे लैंग्वेज, चूंकि समतल 1 मतलब समीकरण 1, समतल 1 बिंदु x1, y1, z1 से होकर गुजरता है, अतः बिंदु समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह x1 रख देंगे, y की जगह y1 रख देंगे, z की जगह z1 रख देंगे और d जैसे का तैसा। यहाँ से हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो d की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए x1 माइनस बी वाई1 माइनस सी z1। अब हम क्या करेंगे, d का जो मान निकल के आया है समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए x1 माइनस बी वाई1 माइनस सी z1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, तो ए कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस x1। यहाँ से b कॉमन लेंगे तो y माइनस y1। ठीक है। तो यहाँ पर b कॉमन लेंगे तो y माइनस y1 प्लस c कॉमन लेंगे तो z माइनस z1 बराबर 0। तो ये समतल का समीकरण आ गया। ये फाइनल फॉर्म होगा। इसे भी याद कर लेना कि जब समतल किसी बिंदु से होकर गुजरता है तो उसका समीकरण ये होता है डायरेक्ट। अब इसे याद कर लेना, और ना याद आया, अगर ये समीकरण ना याद हो तो पेपर में इस प्रोसेस से कराना। ये इसका बेसिक प्रोसेस है, इससे कराना पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर याद है ये फार्मूला उतने समय तो इस पे कर देना। ठीक है, ये फार्मूला। ठीक। अब देखो, जैसे दिया गया, यदि बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के कोऑर्डिनेट दिए गए, x1 बराबर 1 हो, y1 बराबर 2 हो और z1 बराबर 5 हो, तब समतल का समीकरण क्या होगा। समतल इन बिंदु से होकर गुजर रहा है। मान लो क्वेश्चन होगा, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1, 2, 5 से होकर गुजरता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा भी इस इक्वेशन में x1 की जगह 1, y1 की जगह 2 और z1 की जगह 5 रख देंगे बस, और यही हमारा समतल का समीकरण हो जाएगा। ठीक है। अगर उतने समय फार्मूला ना याद हो तो यही बेसिक प्रोसेस अपनाना। चूंकि समतल इस बिंदु से होकर गुजरता है अतः बिंदु सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेना, d की वैल्यू फिर उठा के रख देना जाके, और फाइनल इक्वेशन आप देखेंगे यही इक्वेशन आएगी आपकी। ठीक है। अब अगर यही बोल दिया, यदि बिंदु 0, 0, 0 अर्थात मूल बिंदु से होकर गुजर रहा हो, समतल, समतल है जो मूल बिंदु से पासेस थ्रू, मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो क्या करेंगे, 0 रख देंगे, x1 की जगह y1 की जगह 0 और z1 की जगह 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा समतल का समीकरण, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0। तो एक ये भी समीकरण याद करने लगे, मूल बिंदु से होकर अर्थात ओरिजिन, ओरिजिन से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0। ये दो इक्वेशन आप लोग याद करेंगे यहाँ से। ठीक है। मानक समीकरण, जब
बिंदु से होकर गुजरता है तब ये, और जब मूल बिंदु से होकर जाता है तब ये समीकरण होता है। ठीक, अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, समतल का समीकरण जब वह एक बिंदु से होकर गुजर रहा था। अब बताना है समतल का समीकरण ज्ञात करो यदि वह तीन बिंदुओं से होकर गुजरे। हमें उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो तीन बिंदुओं से होकर गुजरे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बना लेंगे। ठीक, डिटर्मिनेंट बना लेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, इस फार्मूले को याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। क्या लिख लेना, -x1 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 लिख लेना। ऐसे ही -y1 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 लिख लेना। -z1 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 लिख लेना। ठीक है, अब क्या करना, अब आगे वाले देखो भरेंगे, x x2 x3 y y2 y3 z z2 z3। ऐसे इस फार्मूले को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक सवाल बताते हैं इससे रिलेटेड। ये तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण का इक्वेशन है। ठीक है, ये फार्मूला है, इसे याद करना है। सबको याद करने का तरीका भी बता दिया है। अब देखो क्या बताना है, समतल का समीकरण ज्ञात करो या इक्वेशन ऑफ प्लेन जो बिंदु 1, 1, 0, 1, 2, 1 तथा -2, 2, -1 से होकर गुजरता है। तो ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले सारे लोग क्या करेंगे, जो तीनों बिंदु हो तीनों बिंदु को एक लाइन में लिख लेना और उनके नीचे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 ये जरूर निरूपित कर लेना, ये जरूर इंडिकेट कर लेना। अगर आप ये इंडिकेट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल हो जाएगा। अगर आप इसे यहाँ पर पहले ही इंडिकेट कर लेते हैं, किसी को भी कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, x1 y1 z1 ये पहले ही निरूपित कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो हम लिखेंगे लैंग्वेज, अभिष्ट समतल का समीकरण, इंग्लिश में लिख देंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लगा देंगे। मैंने फार्मूला याद करने के लिए क्या बताया था, -x1 -x1 लिख लेना 3 में, -y1 -y1 लिख लेना। ऐसे ही -z1 -z1 लिख लेना। ठीक है, -z1 लिख लेना। अब देखो क्या करोगे, यहाँ आगे भरोगे x x2 x3 y y2 y3 z z2 z3। ठीक, अब देखो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले सारी वैल्यूज रख लेना। x1 की वैल्यू देखो 1 थी, 1 रख दी, 1 1 1। ठीक, x2 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 1 रख दी यहाँ पर। x3 की वैल्यू -2 थी, -2 रख दी। y1 की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है, -1 फिल कर लिया। y की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, y थी। y2 की वैल्यू कितनी थी, 2 रख दिया, और y3 की वैल्यू भी 2 थी, 2 रख दिया। अब देखो z1 की वैल्यू 0 थी, 0 0 0 3 बार रख लिया, z ऊपर रख दिया। यहाँ z2 की वैल्यू कितनी है, देखो 1 है, z3 की वैल्यू -1, ठीक, बराबर 0। अब देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताएंगे सबको, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व की जाती है। देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ऊपर प्लस का चिन्ह बना लेना, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस का चिन्ह बना लोगे आप लोग। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए पहली रो और पहला कॉलम काट दो, पहली रो और पहला कॉलम। पहली रो में देखो क्या है, पहली ये कहाँ पर है, देखो सॉल्व करने का कुछ पेंसिल से बताते हैं, क्योंकि पेन से काटेंगे तो दिक्कत होगी। 1 मिनट। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बता रहे हैं, कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व होती है। सबसे पहले क्या करोगे, डिटर्मिनेंट की पहली रो के ऊपर प्लस माइनस प्लस, ये 3 चीज़ें तो लिख लेना, प्लस माइनस प्लस। लिखना नहीं होता है, समझा जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लिखा नहीं जाता, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहली रो, इसे रो बोलते हैं, रो मतलब पंक्ति,
पहला कॉलम, कॉलम को कॉलम ही बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, रो को पंक्ति बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे, पहली रो को काट देंगे। पहली रो को, ये काटना नहीं है, रियल में मत काट देना, वास्तविकता में मत काटना, हम समझाने के लिए आपकी कर रहे हैं केवल, ठीक है। काटना इसे, और पहले कॉलम को काटना, पहले कॉलम को काटना। देखो जहाँ पर कट हो रहे होंगे, जहाँ पर कट करें उसे उतार लेना। देखो दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं, x-1 पर दोनों कट कर रहे हैं ना, पहली रो पहला कॉलम, और x-1 के ऊपर चिन्ह कौन सा है, प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह उतार देंगे और x-1 को उतार देंगे, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, ये तो सब कट गए, अब ये हमारे लिए सब गायब हो चुके हैं, हमारे लिए सब विलुप्त हो चुके हैं, इलिमिनेट हो चुके हैं। अब इनके बीच कहानी चलेगी हमारी, इनके बीच। तो क्या करेंगे, कैची गुणा, तिर्यक गुणा जिसे बोलते हैं, तिर्यक गुणा करा देंगे। तो सबसे पहले कौन सा टर्म अब आएगा, अगर ये रो पूरी हटा दिया जाए तो अब सबसे पहला टर्म यही बचेगा। तो 1 का गुणा -1 से क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, -1। और तिर्यक गुणा जब इधर से करेंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह आता है, बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा, इधर वाले गुणा जो हो गया। अब इधर वाले का जो गुणा होगा वो माइनस चिन्ह के साथ आएगा, तो 1 गुणा 1 +1 आएगा। लेकिन जब इधर का गुणा होता है जो, वो माइनस चिन्ह के साथ आता है, तो -1 आ जाएगा, ठीक। अब ये हो गया, पहली रो पहला कॉलम तुम्हारा कट गया, ठीक। हम इसे इरेज कर देंगे, ये जो पेंसिल से डार्क किया था, अब हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। देखो इरेज मतलब मिटाना होता है, इरेज को भी कोई नया टॉपिक मत बना लेना आप लोग, हाँ ठीक है। अब देखो पहली रो पहला कॉलम सॉल्व हो गया। क्या करेंगे, जो रो है, रो मतलब पंक्ति, पंक्ति हमेशा हर बार पहले ही कटेगी, बस कॉलम बदलते चले जाएंगे। पहला कॉलम कट चुका था, अब हम फिर से क्या करेंगे, पहली रो को काटेंगे। पहली रो, यार पहली रो को काट दिया, ठीक। और अब क्या करेंगे, दूसरा कॉलम काटेंगे। तो देखो दूसरा कॉलम और पहली रो अब कहाँ पर कट हो रहे हैं, y-1 पर। y-1 के ऊपर कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस के साथ y-1 उतर आया। अब क्या करेंगे, ये कट गया पूरा, ये कट गया, तो बचा क्या, ये इधर 2 बच गए और इधर 2 बच गए। तो देखा जाए सबसे पहले कौन आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यानी अब इसका कैची गुणा कराओ, कैची गुणा, तिर्यक गुणा, ठीक है। तिर्यक गुणा इसे हिंदी में बोलते हैं कैची गुणा, ठीक। तो 0 का जब -1 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमने 0 लिख दिया। अब देखो -3 का 1 से गुणा होगा, -3 होगा। हमने क्या कहा था, जो इधर वाला गुणा होगा उसका चिन्ह हमेशा माइनस के साथ आएगा। तो -3 का गुणा -3 का गुणा 1 से हुआ तो -3 आया, इसका चिन्ह अब हम -1 और लगा देंगे अपनी तरफ से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +3 हो गया, ठीक। अब इसे हम फिर इरेज करते हैं, आपको अगला प्रोसेस बताते हैं। इरेज मतलब मिटाना, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे, पहली रो हमेशा हर बार पहली कटेगी, पहली रो काट दी। अब क्या करेंगे, तीसरा कॉलम काटेंगे, तीसरा कॉलम, ठीक है। तीसरा कॉलम काट दिया, दोनों कहाँ पर कट हो रहे हैं, यहाँ पर, और इसके ऊपर कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो +Z उतार दिया, ठीक। अब देखो क्या बचेगा, ये कट गया, ये सब कट गया, तो अब केवल ये बचा इतना और ये बचा। तो सबसे पहला ये है, कैची गुणा करा दो इसका और इसका। तो 0 का 1 से गुणा, 0 0 लिख दिया। -3 का गुणा 1 से, इधर वाले का गुणा हमने बोला था जो आएगा उसका रिजल्ट हमेशा विपरीत चिन्ह कर देते हैं। अगर प्लस आता है इसका गुणा तो माइनस के साथ लिखते हैं, अगर माइनस गुणा आएगा तो प्लस के साथ लिखेंगे। तो -3 आ गया, -3 गुणा 1 करेंगे, -3, तो चिन्ह विपरीत करेंगे तो +3 कर देंगे। और किसके बराबर थी इक्वेशन पूरी, 0 के बराबर थी। 0 के बराबर रख के अब हम इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे पूरे ब्रैकेट को, और जो आंसर आएगा फाइनल वही हमारे क्या हो जाएगा, समतल का समीकरण हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा। आप लोग इन क्वेश्चन को करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का सबसे जो इजी तरीका होता है वो बताया है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ लेंगे, पूछने में कोई हेजिटेशन, कोई भी संकोच मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक क्वेश्चन मान के चलो इससे आता है, ये पूरा देखो फार्मूला बेस है, फार्मूला है, और डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे किया जाता है वो बता दिया है। फिर भी अगर नहीं आता सॉल्व करना तो कोई बात नहीं, आप लोग पूछेंगे, ठीक है। अब देखो चौथा टाइप, समतल का समीकरण जब वह x अक्ष के साथ, अक्ष मतलब एक्सिस,
एक्स अक्ष के साथ ए, वाई के साथ बी तथा जेड के साथ सी का अंतःखंड काटे। इंग्लिश में देखो इसे समझना चाहे, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन इट कट इंटरसेप्ट ए विद एक्स एक्सिस, बी विद वाई एक्सिस, सी विद जेड एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लिया हम समतल का समीकरण क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। हमने बना ली तीनों एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड अक्ष। ठीक है, अब देखो वो एक्स अक्ष पर ए का अंतःखंड काट रहा था, जब एक्स अक्ष पर ए का अंतःखंड काटेगा तो वाई और जेड के क्या हो जाएंगे, निर्देशांक 0 हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट। इसी तरीके अगर वो वाई पर क्या काट रहा है, बी का काट रहा था, तो एक्स वाला 0 और जेड वाला 0 हो जाएगा, वाई वाला बी रहेगा। जब वो जेड पर काट रहा था तो एक्स और वाई 0 हो जाएंगे, सी वाला क्या हो जाएगा, सी, जेड वाला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो हमने मान लिया ये क्या है, बिंदु समतल एक बिंदु ए कॉमा 0 से होकर गुजरता है, तो हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करा देंगे इस बिंदु से, तो यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके आप लोग सेटिस्फाई किससे कराएंगे, 0,b,0 से, 0,0, सी से, तो बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। जब आप ए बी सी की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें जो समतल का समीकरण चाहिए वो मानक समीकरण आ जाएगा। तो इतना याद कर लो कि जब इंटरसेप्ट फॉर्म में हो तो समतल का समीकरण ऐसे लिख देते हैं, जितना इंटरसेप्ट काटे उसे एक्स के नीचे, जितना वाई में काटे उसे वाई के नीचे और जितना जेड में काटे उसे जेड के नीचे, और बराबर 1 कर देते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को याद कर लो, प्रोसेस को करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फार्मूले बेस हैं, तो इन फार्मूलों को याद करो। अब देखो क्वेश्चन दिया जाए, समतल का समीकरण ज्ञात करो, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो एक्स अक्ष के साथ 6, वाई के साथ 3 तथा जेड के साथ 4 का अंतःखंड काटता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन इट कट इंटरसेप्ट 6 विद एक्स एक्सिस, 3 विद वाई एक्सिस एंड 4 विद जेड एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू देखो कितनी दी गई, 6, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4 दी गई है। हम सीधा इस समतल का लिख देंगे कि समतल का समीकरण एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू पुट करा देंगे। पुट कराने के बाद आप उसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो जो समीकरण आ जाएगा वही आपका समतल का समीकरण हो जाएगा और इसे आंसर लिख देंगे। ठीक, अब देखो जैसे हम लोग 12th में पढ़ते थे, कोई स्ट्रेट लाइन दी जाती थी तो बोलते थे उसका परपेंडिकुलर फॉर्म लंब रूप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक समतल का समीकरण भी होगा, उस समतल के समीकरण का परपेंडिकुलर फॉर्म या लंब रूप लिखना है। तो देखो हम कैसे लिखते हैं समतल के समीकरण। मान लो ये समतल का समीकरण है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी है, तो इसका लंब रूप क्या होता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। ये इसका लंब रूप होगा, समतल का समीकरण है ये, उसका परपेंडिकुलर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर L बराबर क्या होगा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब क्या है, L बराबर a हो जाएगा अंडर रूट, ये मान के चलो x के स्क्वायर का गुणांक, y के स्क्वायर का गुणांक प्लस z के गुणांक का स्क्वायर। ठीक है, z के गुणांक का स्क्वायर। ऐसे m बराबर क्या हो जाएगा, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। n बराबर c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और p बराबर क्या होगा, d, इधर d है, d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जी। ठीक है, ये जो p आएगा इसे ही लंब की लंबाई भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और एल एम एन को डायरेक्शन कोसाइन या दिक कोज्या भी बोलते हैं। ये आपको पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। ठीक है, अब देखो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, समतल x माइनस 2y माइनस 2z बराबर 12 का लंब रूप लिखें और उसकी दिक कोज्या ज्ञात करो और लंब की लंबाई भी ज्ञात करो। इंग्लिश में समझें तो प्लेन की इक्वेशन दी गई है, x माइनस 2y माइनस 2z बराबर 12 का परपेंडिकुलर फॉर्म लिखना है और उसकी डायरेक्शन को साइन और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, समतल का समीकरण ये है,
हम समतल का मानक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर d से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर हमें a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -2 और d बराबर 12 मिल जाएगा। हमेशा याद रखना कि जब हम लंब रूप बनाने जाते हैं तो d की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर d की वैल्यू निगेटिव आ रही है, मान लो यहाँ पर -12 आ गई होती, यहाँ -12 लिखा होता है, सपोज यहाँ मान लो भी -12 लिखा होता, तो हम क्या लिखते हैं, पहले क्या कर लेते, दोनों पक्षों में -1 का गुणा कर देते, तो इसे पॉजिटिव में ये प्लस का 12 बन जाता। हमें हमेशा लंब रूप लिखते समय ये याद रखना है कि d की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, इससे तुलना कराई जाएगी और इससे तुलना कराने पर हमेशा d की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए। अगर d की वैल्यू निगेटिव आ रही तब भी हम उसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस का दोनों पक्षों में गुणा करके, तब मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में √a² प्लस b² प्लस c² से भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे देंगे आप, √a² का मतलब 1 का स्क्वायर, b का मतलब -2 का स्क्वायर, c का मतलब -2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो भाग दे देंगे, भाग देने के बाद कुछ फॉर्म कन्वर्ट होती जाएगी और सरल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, हम इसे भाग दे देंगे, भाग देने के बाद इस फॉर्म में बना लेंगे। अब देखो हमारा जो लंब रूप निकलता था परपेंडिकुलर फॉर्म, उसकी इक्वेशन क्या होती थी, LX प्लस MY प्लस NZ बराबर P। तो इस इक्वेशन की इससे तुलना करा देंगे, तुलना कराने पर हमें क्या मिलेगा, कंपेयर, तुलना मतलब कंपेयर होता है। तो L बराबर 1/3, M बराबर -2/3 और N बराबर -2/3। LMN क्या होती थी, दिक्कोज्या होती थी, डायरेक्शन कोसाइन होती थी, तो हमें मिल जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। और P बराबर कितना निकल आएगा, 4। जो P बराबर 4 है वही क्या होती थी, लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस टाइप के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, बहुत सरल क्वेश्चन है ये वाले, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा रूटीन में भी आएंगे ये क्वेश्चन आपके। अब देखो एक और टाइप पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन। अब हमें मतलब समतल का समीकरण निकालना है जो दूसरे समतल के समीकरण के समांतर है। माना समतल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 के समांतर समतल का समीकरण क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के। यहाँ बस क्या करना है, जब समांतर समीकरण लिखते हैं तो d की जगह कोई दूसरा कांस्टेंट लिख के उसे 0 के बराबर कर दो, तो समांतर समीकरण हो जाता है समतल का। देखो इसको क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1, 4, -2 से होकर गुजरता हो तथा समतल -2x प्लस वाई -3z बराबर 7 के समांतर है। तो हमें क्या बोला गया, इसके समांतर है समतल का समीकरण और इस बिंदु से होकर गुजर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, -2x प्लस वाई -3z -7 के समांतर समतल का समीकरण क्या हो जाएगा। हमने क्या बोला था कि जी यहाँ पर d की वैल्यू होती है उसकी जगह बस k रख देना, बाकी आगे वाला वैसे ही लिख देना। तो समांतर समीकरण क्या होगा, -2x प्लस वाई -3z प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, k इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब समीकरण 1 क्या बोला जा रहा था, जो समीकरण निकल के आएगा, इसके समांतर जो समीकरण निकल के आएगा वो इस बिंदु से होकर गुजर रहा था। तो समीकरण 1 बिंदु 1, 4, -2 से होकर जाता है। तो ये बिंदु क्या करेंगे, इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो हम x की जगह 1, y की जगह 4 और z की जगह -2 रख देंगे। -2 रख के k की जो वैल्यू आएगी, k की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यही हमारा अभीष्ट समतल का समीकरण होगा, डिजायर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो एक ये भी टाइप हो गया। ठीक, आज आप लोगों की क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है क्योंकि टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है और लंबे भी टॉपिक हैं, लेकिन बहुत इजी है। समतल a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 के परिच्छेद से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। मतलब कहा जा रहा है कि दो
समतल हैं, ठीक है, दो समतल एक दूसरे को कहीं पर काट रहे हैं और जहां पर काट रहे हैं वहां से एक समतल और जा रहा है और हमें उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है। मतलब अगर माइंड में इसकी इमेज बनाओ तो ये एक मान लो कोई समतल था, ठीक है, और एक समतल ये है कोई दूसरा समतल, तो ये दोनों यहाँ पर देखो काट रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ से एक तीसरा समतल कोई पास होके जा रहा है, तो इस हमें तीसरे समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है। तो उसका सीधा समीकरण क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा कोष्टक के अंदर a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 और बराबर में क्या कर देंगे 0। ये समीकरण होता है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने का जरिया दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, कोई दिक्कत आएगी तो पूछेंगे आप लोग। अब देखो बिंदु x1, y1, z1 से समतल ax, समतल मतलब प्लेन होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई देखो निकालने के लिए क्या करोगे, p बराबर मॉड, ये मॉड है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, डिटर्मिनेंट पीछे हो गया, ये मॉड है। मॉड मतलब अगर इसके अंदर माइनस वैल्यू आ रही होगी तो मॉड हटाने पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑलरेडी है तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ जाएगी। तो उसकी लंब की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बोला गया है अगला पॉइंट, दो समांतर पैरेलल समतल के बीच की दूरी, मान लो एक समतल ये एक समतल ये है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है हमें, क्या होगा, तो इन दोनों मान लो एक ये पहला जो समतल था इसका समीकरण था ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण था क्या ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर निकालना है, दो पैरेलल समांतर समतल है। अब देखो ये समांतर हैं, ये भी कैसे वेरीफाई हो जाएगा, देखो तीनों में क्या आगे की वैल्यू सेम है ना, बिल्कुल, केवल यहाँ पर d1 और d2 है, वहां पर देखो हमने बताया था कि वहां अगर कोई d2 है तो कोई दूसरा कांस्टेंट हम k लिख देते थे, ठीक है। तो बिल्कुल ये समांतर समीकरण है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, मॉड d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दो समतलों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू प्लेन। मान लो एक समतल क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 और दूसरा समतल क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। तो दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है, तो cos थीटा बराबर a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो लाइन के बीच का कोण, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही फार्मूला है, एंगल वही फार्मूला है, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम वही फार्मूला है। यदि दिक कोज्याएं डायरेक्शन कोसाइंस दी गई हो तब फार्मूला क्या लिखते थे, पिछले चैप्टर में पढ़ा है, cos थीटा बराबर L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। अब देखो कंडीशन है, यदि समतल लंबवत हो मतलब परपेंडिकुलर हो, यदि दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो क्या हो जाता था a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर 0 या L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0, ठीक। यदि समतल समांतर हो, समांतर मतलब पैरेलल हो, तब क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b2 प्लस a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। दूसरी कंडीशन L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 अपॉन M2। इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आप लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग
बिना संकोच के पूछें। ठीक है।